हेलो एवरीवन। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर यानी बीएसटी के चैप्टर में 5 का रिवीजन शुरू करते हैं। 1 से 4 तक सारा हो गया। समझो बीएसटी में जो ऑर्गेनाइजिंग है उसका मतलब क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं पहले। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। कहने का क्या मतलब है? आइडेंटिफाई करो और ग्रुप करो डिफरेंट एक्टिविटीज को। कहाँ पे? किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में। प्लस ब्रिंग टुगेदर, साथ में लेके आओ क्या? फिजिकल, फिनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स को, ताकि मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन बैठाया जा सके और हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। कुछ बड़ा डेफिनेशन नहीं हो गया क्या? हाँ, डेफिनेशन का साइज थोड़ा बड़ा है, बट कॉन्सेप्चुअल है। चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ सीखोगे तो काम हो जाएगा। सबसे पहले तोड़ना सीखो। पहले बोला आइडेंटिफाई करने का है, फिर डिफरेंट जो एक्टिविटी तुमने आइडेंटिफाई करा उसको ना ग्रुपिंग कर दो। कहाँ पे? किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ये हो गया एक टुकड़ा। कहता है फिर साथ में ले आओ किसको? फिजिकल, फिनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को। क्यों साथ में ले आओ? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सको इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। खत्म हो गया। यानी पूरे डेफिनेशन को हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सॉरी आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है जी। इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया एक पार्ट। एंड ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हो गया दूसरा पार्ट। क्यों लाना है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम लोग अचीव कर सके। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी। इतना तो आप ट्वेल्थ के बच्चों समझ सकते हो कि ऊंच नीच इतना चलता है। अब सर ये कह रहा है एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना, इसके मतलब क्या है? यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, फिर आपका वो फिनेंशियल एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी, परचेज एक्टिविटी। यानी डिपार्टमेंट्स वाइज चीज़ों को बांटना। तो वही है, आइडेंटिफाई करो और डिवीजन ऑफ वर्क का इस्तेमाल करो। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू सोना? हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। 4 स्टेप है, 1 2 3 4। पहला स्टेप क्या बोला? आइडेंटिफाई करो और वर्क को डिवाइड करो। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? जैसे लेट से ऑफिस में काफ़ी सारे लोग हैं, ऑफिस में काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, अब इनमें से किसको कितना क्या क्या काम देंगे, कैसे पता चलेगा? लेट से ये 3 लोग जो हैं परचेस डिपार्टमेंट से हैं। ठीक है, तो इनको परचेस डिपार्टमेंट में भेज देंगे। बाकी के बचे हुए जो 5 लोग हैं, लेट से सेल्स डिपार्टमेंट से, तीनों सेल्स डिपार्टमेंट में भेज देंगे। फिर से ये 3 लोग जो हैं हमारे, ये किस डिपार्टमेंट का पार्ट है सर? ये जो 3 लोग हैं हमारे फिनेंस डिपार्टमेंट का पार्ट है। अब बचे हुए जो 4 लोग हैं हमारे, लेट से ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पार्ट है। तो जो परचेज डिपार्टमेंट का काम कर सकता था उसको परचेज में भेजा, जो सेल्स का कर सकता था उसको सेल्स में, जो फाइनेंस का कर सकता था उसको फाइनेंस में, और जो मार्केटिंग का कर सकता था उसको मार्केटिंग में। यानी आपने वर्क आइडेंटिफाई करा और डिवीजन कर दिया। सर ये क्या हो गया? आपने कुछ गलत बता दिया। हाँ, माफ करना, शायद मेरे से गलती होगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि काम को आइडेंटिफाई करो। जैसे परचेस वाला इंसान परचेस का काम करेगा, सेल्स वाला इंसान सेल्स का, एंड सो ऑन। और उस बड़े से काम को छोटों से टुकड़ों में बांट दो, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। आपके मम्मी पापा या भैया दीदी कहीं काम करते होंगे। इनफैक्ट आप जैसे जो लोग वीडियो देख रहे हो, आप भी कुछ लोग काम करते होंगे, मेहनत करके कमा रहे होगे। तो आप लोग बोलते हो कि जॉब करते हैं। जॉब करते हैं मतलब, जैसे लेट से आप लेंसकार्ट में सेल्स डिपार्टमेंट में हो। ठीक है, आप माल बेचते हो, लेंसकार्ट के चश्मे बेचते हो। तो ये जो लेंसकार्ट के आप चश्मे बेचते हो, क्या पूरे ब्रांच में आप अकेले हो? नहीं सर, हम लोग तो काफ़ी लोग हैं। तो वही हुआ, काम को हमने आइडेंटिफाई किया, काम को हमने आइडेंटिफाई किया कि सेल्स का काम है, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। एक इंसान को सारा सेल्स का भार नहीं दिया, 5-7 लोगों को मिलके एक डिपार्टमेंट, एक ब्रांच के सेल्स का भार दिया। किसने? लेंसकार्ट ने। और अभी जो मैंने आपको पढ़ा है ना, इसको परचेस डिपार्टमेंट में डाल दो, सेल्स में डाल दो, तो उसका मतलब होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे ये 3 लोग परचेस के हैं तो एक साथ रख दो, ये 5 लोग सेल्स के एक साथ रख दो, ये 3 लोग फिनेंस के एक साथ रख दो, ये 4 लोग हमारे मार्केटिंग के एक साथ रख दो। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन 2 तरीके से होता है, फंक्शनल और डिविजनल। आपको पढ़ाया जाएगा समय के साथ कि फंक्शनल डिविजनल क्या होता है। थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को आइडेंटिफाई करो और बांट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, जिसको जॉब बोलते हैं। फिर डिपार्टमेंट को भी बांट दो। अब डिपार्टमेंट बट गए, लोग आ गए, उनको ड्यूटीज असाइन करो। लोगों को बताओ कि कौन लोग कहाँ पे कैसे काम करने वाले हैं। और लास्ट में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दो कि कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको ऑर्डर देगा। सर आपने हमें फंक्शनल और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन तो पढ़ाया ही नहीं। मैं पढ़ाऊंगा आपको बाबू, चिंता क्यों करते हो? आई विल टीच, डोंट वरी। ठीक है, चलो जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंट।
देखो ना, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मन में रह गया। इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस वर्ड का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस क्या है बाबू? पहला इम्पोर्टेंस है कि ये स्पेशलाइजेशन लाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आप लेंस कार्ट के सेल्स डिपार्टमेंट में हो, चश्मे बेच रहे हो। आप एक समय के बाद एक्सपर्टीज हो जाओगे, स्पेशलाइज हो जाओगे, आप कस्टमर को अच्छे से पोर्ट पाओगे कि वो आपसे चश्मा खरीद के ही निकले। दूसरा, यहाँ पर रोल क्लैरिटी रहता है। कहाँ पर? ऑर्गेनाइजिंग में। आपको मालूम है कि आपका सुपीरियर कौन है और आपका सबऑर्डिनेट कौन है, और आपका वर्किंग कल्चर क्या, आप क्या काम करोगे, यू नो दिस वेरी मच क्लियरली। इसको कहा जाता है रोल क्लैरिटी। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सेम वही रोल क्लैरिटी में ही आ जाता है। यहाँ पे कहा कि आप क्या क्या आपका क्या काम है, और यहाँ पे कहा कि आप किसको रिपोर्टिंग करोगे और आप किससे रिपोर्टिंग लोगे, यानी आपका सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। आई लव यू। नेक्स्ट। हाँ हाँ, मैंने आप ही को बोला आई लव यू, आप मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमें यहाँ पर रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना सिखाया जाता है। कहाँ पे? ऑर्गेनाइजिंग में। कैसे सर? क्योंकि पहले स्टेप में बोला गया कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड करेंगे वर्क को, डिवीजन ऑफ वर्क। और दूसरा स्टेप हमें क्या सिखाया सर? दूसरा स्टेप हमें ये सिखाया कि हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट्स को बनाएंगे। हाँ तो ठीक है ना। तो वही तो, और अगर आप अच्छे से चीज़ों को कर रहे हो तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही तो होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट बता तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। एडॉप्शन टू चेंज, चेंजेस में आप आराम से अडॉप्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो, चलो मैं आपको यहाँ एग्जांपल समझा देता हूँ। याद है मैंने आपको ऊपर फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर छोड़वाया था? चलो आ जाओ, उसको कर लेते हैं। देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक्टिविटी को हम लोग एक ग्रुप में डाल देते हैं। एक्टिविटी का मतलब क्या? एक्टिविटी ऑफ जॉब को हम लोग एक ग्रुप में डाल देते हैं किसी फंक्शन को ध्यान में रखते हुए, उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर से बोलो। कोई एक्टिविटी है, मतलब जॉब है, कोई तुम कोई काम कर रहे हो, जैसे परचेज है, सेल्स है, फिनेंस है, मार्केटिंग है। उसको तुम क्या कर रहे हो, ग्रुप कर ले रहे हो, और ग्रुप करके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के हिसाब से बांट दे रहे हो, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोडक्शन में हो, मार्केटिंग में हो, फिनेंस में हो, परचेज में हो। इसका एडवांटेज क्या है सर? अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? पहला, तुम अपने काम में स्पेशलाइज हो जाओगे। अगर तुम मार्केटिंग में हो ना, जैसे एडवर्टाइजिंग, सेल्स, रिसर्च, तुम पोर्टने में एक्सपर्ट हो जाओगे, तुम किसी को कोई भी माल चिपका सकते हो। फिर सर नेक्स्ट, प्रमोट करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को। यस, मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ता है। मिनिमम डुप्लीकेशन होता है वर्क का। इजी और इफेक्टिव ट्रेनिंग है। साथ ही साथ अलग अलग फंक्शन पे बराबर ध्यान जाता है। ड्यू अटेंशन मतलब बराबर ध्यान देना सब पे। प्लेसेस लेस डिसएडवांटेज पड़ रहा है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? कम इंपॉर्टेंस देता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को। क्यों महाराज? क्योंकि तुम अपना प्रोडक्शन अपना ध्यान रखेगा, मार्केटिंग अपना, फिनेंस अपना, परचेज अपना। सर अगर सब अपना अपना ध्यान रख रहा है, ओवरऑल कंपनी भी तो ग्रो करेगा। नहीं, सब अपना इतना ध्यान रख लेता है कि दूसरे को खाने लग जाता है। प्रोडक्शन वाला बोलेगा, अरे मार्केटिंग को इतना फंड का क्या जरूरत है, हमको दो ना, हम तुमको ज़्यादा पैसा कमा के देंगे। ऐसा होता है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ाता है। कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी आता है। एक आदमी गड़बड़ाया तो सब गड़बड़ाएगा। इंटरेस्ट भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। प्रोडक्शन को ज़्यादा फंड चाहिए, मार्केटिंग को ज़्यादा फंड चाहिए, परचेस को ज़्यादा फंड चाहिए, सब आपस में लड़े मरेगा। और अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन वालों को बोलेगा, काहे रे काम अच्छे से काहे नहीं कर रहे हैं? प्रोडक्शन वाला बोलेगा, मालिक छोटा सा मिस्टेक हो गया, परचेज वाले ने अच्छे से रॉ मटेरियल ही नहीं खरीदा। फिर परचेज को बोलेंगे, काहे रे रॉ मटेरियल काहे नहीं खरीदा रे? फिर परचेज वाला बोलेगा, मालिक हेलो, हमारे को फिनेंस वालों ने पैसा ही नहीं दिया। फिर फिनेंस वाला को पकड़ेंगे, फिनेंस वाला बोलेगा, मालिक मार्केटिंग वाला बोला इस बार उतना सेल होगा ही नहीं। वेरी चीप। नेक्स्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है सर? जहां पर कंपनी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। देखो लिखा हुआ है, साइज ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ना हम लोग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटते हैं, जैसे टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, सोप। इसका अलग प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग, इसका अलग प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग, इसका अलग, और इसका भी अलग। अब सब कुछ अलग अलग है तो क्या फायदा होगा? सर हम लोग को ना प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। हम लोग फास्ट डिसीजन कर पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी भी हमारे पे आएगा, क्योंकि अब तो सब अलग अलग है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है यहाँ पर, जो करना है करो। जैसे कि मान लो एक और हमको प्रोडक्ट जोड़ना है, जैसे लेट्स इसमें मेडिसिन जोड़ना है, जोड़ लो।
एक्सपेंशन ग्रोथ में इजी, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे लेट से यहाँ पर चलो जो मैंने अभी बोला ना एक और प्रोडक्ट जोड़ना, वो यहाँ का एग्जांपल हो गया एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या हो सकता है, मान लो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन सेक्टर में मशीन को चेंज करना है, कर लो, इट्स फ्लेक्सिबल, आराम से चेंज करो, कौन तुमको रोकने वाला है, थोड़े कॉस्मेटिक मेडिसिन सोप पे कोई फर्क पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है, सिंस इतना बड़ा धंधा खोले हो तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट रहेगा, अगेन वही बहस होगा, टेक्सटाइल बोलेगा हमको ज़्यादा पैसा दो, कॉस्मेटिक बोलेगा हमको दो, ई बोलेगा हमको दो, ई बोलेगा हमको दो, फॉर इंक्रीजिंग कॉस्ट, खर्च तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखो वो इंपॉर्टेंस पे आते हैं जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा था, एडॉप्शन टू चेंज। अगर आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है, अगर आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है और उसमें आप कोई चेंज लाना चाहते हो, कुछ बदलाव लाना चाहते हो, आराम से करो ना, जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में चेंज करना है, करो, कौन रोक रहा है, थोड़े वहाँ पर दिक्कत आएगा। या फिर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर में हो, ठीक है, आपको प्रोडक्शन करने का तरीका बदलना है, कोई बात नहीं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दो, उन लोग ट्रेनिंग लेगा, वही से प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगा। दोनों ही स्ट्रक्चर में ये काम करता है। एक्सपेंशन ग्रोथ मैंने अभी आपको पढ़ाया, दोनों स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। और फिर फाइनली लास्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। पर्सोनेल मतलब सब, झाड़ू पोछा लगाने से, पोछा लगाने वाला से लेके, पोछा लगाने वाला से लेके डायरेक्टर तक सब पर्सनल में आता है, एम्प्लॉय, पोछा लगाए वाला, चाय कॉफ़ी प्यून, सब सब आ जाता है, तो सबका प्रमोशन होगा। आवाजा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। जब कोई मैनेजर अपना काम को कर रहा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर एक क्रिएट अपने आप हो जाता है, जहाँ पर हम लोग जॉब पोजीशन डिफाइन करते हैं, अथॉरिटी डिफाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करते हैं हर एक एम्प्लॉय का। ये कहीं ना कहीं रिलेशन बैठाता है पीपल, वर्क और रिसोर्सेस में। सर आप इंग्लिश का हिंदी कर दिया, पढ़ाए थोड़े, सुन लो। जब कोई मैनेजर अपना काम, मैनेजर का काम क्या है, सबके बीच में, सर आप नीचे क्या करते रहते हो बेटा, ये है, ये तुम कुछ और मत सोचना, ये वाला थोड़ा सा फैल जाता है इसीलिए। जब कोई मैनेजर जब कोई मैनेजर अपना काम कर रहा होता है ना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट हो जाता है। क्योंकि मैनेजर का काम क्या है, तुम्हारे को तुम्हारा जॉब पोजीशन बताएगा कि तुम कहाँ काम करोगे, तुमको तुम्हारा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ समझाएगा। तो और एक तरीके से ही क्या कर रहा है, लोगों के बीच में, काम के बीच में और रिसोर्सेस के बीच में रिलेशन ही तो बैठा रहा है। इन शॉर्ट एक लाइन में बोले तो एक ऐसा नेटवर्क या फ्रेमवर्क जहाँ पे जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बारे में बताया जाएगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है सर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहा है। फिर से बोलिए सर, एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि मैनेज कर पा रहा है, मैंने बोला इफेक्टिवली। जैसे लेट से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मान लो मेरे से 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और मजाल है किसी भी स्टूडेंट ने काबिलबंदी कर दिया, बाय गॉड ग्रेस अच्छे से पढ़ते हैं सभी बच्चे, सारे बच्चे अच्छे हैं, तो 60 स्टूडेंट मेरा क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, मैं 60 बच्चों को बिना किसी टेंशन के पढ़ा सकता हूँ। लेकिन 70-80 बच्चे आ गए, कुछ काबिल बन रहे हैं, कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, दिस दैट हो रहा है, तो वहाँ पे मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो वही कैपेसिटी या फिर इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मैनेजर, ट्रस्ट ऑफ मैनेजर इन देयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इंटेलिजेंस लेवल और नेचर ऑफ जॉब, ये सारा कुछ आता है इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज होगा वो प्रॉपरली होगा, ऑपरेशनल बिजनेस को इंश्योर करते हुए होगा, बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। एक काम करने, सेल्फ स्टडी कर लेना, इसमें कुछ नया खास है नहीं, मक्खन सर। देखो जो बातें काम की नहीं है ना, काम की नहीं मतलब एग्जाम में आ सकती हैं, काम की नहीं है कहने का मतलब, मतलब जो इजी है यार, पढ़ के इंग्लिश के हिंदी करना है तो उसमें क्यों मैं टाइम बर्बाद करूँ, ये तो हमने कर लिया था अभी। अब आ जाओ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूं, रुको मैं आपको, या चलो नहीं यार पढ़ाई से पढ़ा दूं, चलो। जब कोई मैनेजर किसी बिजनेस को कैरी करता है तो वो डेलिबरेटली एक चीज को लगाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो वही लिखा हुआ होगा, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के। जब कोई मैनेजर, इंग्लिश पढ़ देता हूँ, व्हेन द मैनेजर आर कैरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, देन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू अचीव सिस्टमैटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस तरीके के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, डेट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे मैं एक मैनेजर हूँ, आप वहाँ पे काम कर रहे हो मेरे साथ, मेरे अंडर में, मेरे भी ऊपर कोई होगा, मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो। आप मेरे अंडर में कितने लोग हैं सर, लेट से मेरे अंडर में है 5 लोग, ठीक है।
ये 5 लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, मैं भी किसी के अंडर काम कर रहा हूँ। तो आप लोग जो मेरे अंडर काम कर रहे हो, मैं आपका मैनेजर हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको क्या करूँगा, स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि पहले काम करो, स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करो। यानी मैं जानबूझ के चाहूँगा कि यहाँ पर लोग क्या करना शुरू करें, मैं जानबूझ के चाहूँगा कि यहाँ पर लोग सिस्टमैटिक वर्किंग की ओर ध्यान दें, प्लस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की ओर भी ध्यान दें। क्यों? ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली ऑफिस आए हो काम करने के लिए ना। तो बताओ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल अच्छे से अचीव होगा, इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ईच इंडिविजुअल इज असाइंड एज ए स्पेसिफिक जॉब, हर इंडिविजुअल को एक ही जॉब मिलेगा, प्लस हर एक इंडिविजुअल को अपना अथॉरिटी भी मिलेगा उतना। फिर सर नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है, फायदा क्या क्या है? सिस्टमेटिक काम होगा, गोल अचीव होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, चेन ऑफ कमांड यानी स्केलर चेन जो मैंने पढ़ाया था वो फॉलो होगा, और ज़्यादा जोर, एम्फेसिस मतलब जोर डालना, ज़्यादा जोर यहाँ पर काम पे होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है सर? अगर इसको नहीं करोगे कह रहा हूँ, माफ करो, अगर इसको फॉलो करोगे तो एक्शन में डिले होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, तुम अपने बॉस से परमिशन लोगे, वो उससे ये होगा। सोशल नीड यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ काम 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 का बात किया जाता है बस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये डेलिबरेटली नहीं बनता है, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, ऑटोमेटिकली यानी यहाँ पर फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। जैसे तुम कोचिंग गए, स्कूल गए पढ़ने, तुम्हारे 10 दोस्त बनेंगे, एक आधे बाबू सोना भी बन जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन 10 दोस्त क्या तुमने जानबूझ के बनाए? हाँ सर। नहीं सर, जानबूझ के कहाँ बनाए, वो तो ऑटोमेटिकली बनेंगे, मतलब तुम्हारा मोटिव था स्कूल जाएंगे दोस्त बनाएंगे, स्कूल जाएंगे दोस्त बनाएंगे। नहीं, मोटिव था स्कूल जाएंगे पढ़ाई करेंगे, मान लो ना मोटिव था, आपका मोटिव था स्कूल जाएंगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन आपने कुछ दोस्त भी गलती से बना लिए, और सारे बदमाश बदमाश दोस्त बना लिए, और अब आप सभी दोस्त लोग मिलके बदमाशी करते हो। अच्छी बात है, एंजॉय करो, ये लाइफ बहुत जरूरी है बाबू। स्कूल लाइफ को जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो, उसके बाद तो मम्मी पापा लोग कहते हैं ना ऐश ही ऐश है। ऐश ही ऐश नहीं, मैं मजाक से नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ कि ना जाने कितने लोग पढ़ रहे होंगे सामने देख के, इतना ऐश है, इतना जो मैंने अभी लिखा है। क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा? मम्मी पापा दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, कुछ नहीं लिखा ही, कुछ नहीं लिखा हमने, हम लोग बच गए। पीछे नहीं करना रे वीडियो। हाँ, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल क्या है? अपने आप बनेगा, बिना किसी एफर्ट्स के बनेगा, फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। जैसे तुम ऑफिस गए, काम किए, घर आ गए, रोबोट हो क्या? ऑफिस गए, काम किए, घर आ गए, रोबोट हो क्या? अरे जाके दोस्ती यारी में भी जिंदगी जियो, थोड़े से थोथ हो क्या? सर मजाक सेट के पढ़ा दूं ना, अच्छा चलो। देखो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि ऑफिस जाओ या स्कूल जाओ, ऑफिस का ही पकड़ते हो, ऑफिस जाओ, कोई सुंदर कन्या मिले, तुम उसको गुड मॉर्निंग बोलो, वो तुमको बोले गुड मॉर्निंग सो, ऐसे करके तुम खुश हो जाओ, वो खुश हो जाए। ऑफिस में मन लगा रहता है पढ़ाई लिखाई है, काम करने का। स्कूल में भी मन लगा रहता है पढ़ाई लिखाई करने का। अब जाओ काम करो आ जाओ, रोबोट तो नहीं है। ठीक है, डोंट फॉलो फिक्स्ड पाथ, यहाँ पर कोई फिक्स्ड पाथ फॉलो नहीं होता, अथॉरिटी अथॉरिटी का जैसे चल रहा हो वैसे चलेगा, दोस्त है यार। यहाँ पर तो अपना बॉस भी अपना रहता है, और पाजी किद्दा, मतलब बॉस के साथ बाहर करना, अंदर ही मत कर लेना। चलो, एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फीडबैक अच्छा मिलेगा क्योंकि दोस्ती यारी में बात हो रहा है, फास्ट कम्युनिकेशन होगा, और सोशल नीड को तुम फुलफिल कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? यहाँ र्यूमर बहुत ज़्यादा फैलता है। फिर सर आप नीचे कुछ कुछ कर रहे हो, अरे ये है बाबू सोना, ये है। हम्म। सर डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? र्यूमर ज़्यादा फैलेगा, सिस्टमेटिक वर्किंग कंडीशन नहीं है, कि निगेटिव रिजल्ट भी आएगा, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दे दिए तो काम कौन करेगा? बैलेंस बना के चलो। अब आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। एक ही लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना, एक ही लाइन बोलूंगा, बस सुन लेना। डेलीगेशन का मतलब होता है, मैं यहाँ पर, मुझे पता है इंक मोटी होगी इसकी, मतलब पेन की, नंबर 1 कर लेता हूँ। हाँ, सुनो मेरा बात ध्यान से, डेलीगेशन का मतलब होता है जब, जैसे लेट से कोई सुपीरियर है, इसके नीचे 2 लोग काम कर रहे हैं, फिर इसके नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लोग इसके नीचे काम कर रहे हैं। चलो सर ये साइड में बन गया, 2 लोग कर लो ना, 2 लोग कर लो, अंडू कर देता हूँ लो। अरे साला सब हट गया, कोई बात नहीं। एक सुपीरियर है, इसके नीचे 2 लोग काम कर रहे हैं, फिर सर इसके नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं, और फिर सर इसके नीचे भी 3 लोग काम कर रहे हैं, बस सेम बन गया, छोड़ो। मान लो जब ये सुपीरियर अपने सिर्फ अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को काम देगा, ये सुपीरियर जब अपने सिर्फ इमीडिएट सबऑर्डिनेट को काम देगा,
तो ये कहलाएगा हमारा डेलीगेशन, ये हमारा क्या कहलाएगा, डेलीगेशन। लेकिन यही सुपीरियर जब सबको काम देगा, सबको सबको जितना भी सबऑर्डिनेट है, जैसे ये सुपीरियर है, इसको काम दिया, तो सिर्फ क्या कहलाएगा बाबू सोना, डेलीगेशन। लेकिन यही सुपीरियर इसको भी काम दे दिया, फिर यही सुपीरियर इसको भी काम दे दिया, यही सुपीरियर इसको भी काम दे दिया, तो ये डेलीगेशन नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए होगे। जस्ट अपने से नीचे वाले को काम दिए तो डेलीगेशन, अपने से सभी नीचे वालों को काम दिए तो डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है सर, ये वही है। हर ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजर को काफ़ी सारे काम होते हैं, वही घिसा पिटा अंग्रेजी। हर ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजर को काफ़ी सारे काम होते हैं, मैनेजर अपने इतना सारा काम अकेले नहीं कर सकता है ना, कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क, तो अपना काम को वो डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, यानी सब ऑर्डिनेट्स में। और एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी बन जाता है। शायद तुम लोग ये सब अंग्रेजी जानते हो, चलो। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि मैनेजर ये नहीं बोल सकता है, हम अपना काम नीचे वालों को दिए थे ना, उन्हें किया, तो वो नहीं किया तो भैया आप जाइए यहाँ से, हम तो आपको दिए थे। बाबू सोना, ये मैनेजर है, मैनेजर ने तुम्हें काम दे दिया, डेलीगेशन हो गया। लेकिन इस मैनेजर को भी तो कहीं से काम मिला होगा। वो अब इसको बम्बू कर रहा है कि भाई तूने काम क्यों नहीं किया, ये बोल रहा है हम तो नीचे वालों को काम दिए, तो हमको क्यों डांट रहे हो। तो बेटा, हम तो तुमको काम देते, तुम नीचे दो, दाएं में दो, बाएं में दो, ऊपर दो, हमको परवाह नहीं है। हम तुमको काम दिए थे, तुम नहीं किया, बस। तो वही कह रहा है कि एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, डांट सुनेगा तो सब। मतलब डेलीगेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस तो है, लेकिन डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंटेबिलिटी ही ट्रांसफर कर दिए, ये कभी भी नेवर पास्ट। देखो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है नेवर, इट कैन नेवर बी पास्ट। अरे यार क्या हो जाता है इसको, इट कैन नेवर बी पास्ट, वर्ड दिख गया होगा यहाँ, इट कैन नेवर बी पास्ट, ठीक है। आप नीचे वाले को काम दोगे तब भी आप अकाउंटेबल हो, मक्खन सर। एलिमेंट्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, सिंपल है। जैसे देखो यहाँ पर फोटो था ही, मैंने झूठ में मेहनत की। इस मैनेजर को कहीं से काम मिला था, इसने बोला मैंने इसको दे दिया, इसको डांटो। लेकिन ये आदमी बोलेगा भाई मैंने तो तुम्हें दिया था ना, तुम्हें तो तुम्हें ही डांटूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। ऑब्लिगेशन है कि तुमको टाइम पे टास्क को कंप्लीट करना है, लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से आता है, जैसे आपका बॉस आपको काम देगा, फिर आप अपने से नीचे वाले को, अपने से नीचे वाले को, ऐसे। ये अपवर्ड फ्लो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होता है, अपवर्ड। तुम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अपने बॉस के लिए। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने बॉस के लिए। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने बॉस के लिए। सर हाथ कट गया, अच्छा ठीक। वो किससे रिस्पॉन्सिबल है, अपने बॉस के लिए, ऐसे होता है। इसीलिए अपवर्ड जाता है। अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर टू टेक डिसीजन, तुम्हारे पास औकात है कि तुम जो डिसीजन लेना चाहो ले सकते हो। जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास होता है, साथ ही साथ अथॉरिटी भी देना जरूरी है। राइट टू टेक डिसीजन है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, और ये नीचे की ओर फ्लो होता है। सबसे ज़्यादा औकात किसका है, बॉस का, फिर उससे नीचे वाले बॉस का, फिर उससे नीचे वाले, फिर उससे नीचे वाले, फिर आपका, तो ऐसे। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, कि भैया गलती हुआ तो कौन देखेगा, किसका गलती है। तो एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट, ये सारे अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। जैसे आपकी मम्मी ने आपको कुछ काम दिया, आप नहीं कर पाए, तो अकाउंटेबल ठहराती है ना, काहे नहीं कह रहे, हाँ मतलब चप्पल कहाँ है, ऐसी करके ठहराती है ना, तो वो वाला सीन। फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होगा सर, अकाउंटेबिलिटी मतलब आपको फाइनल आउटपुट के लिए आंसरेबल कर ठहराया जाएगा, इसको डेलीगेट नहीं कर सकते हो, ये भी अब बढ़ जाता है, याद रखना। अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी अब बढ़ जाता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे की ओर जाता है। एक सेकंड, मैंने गलत बोल दिया क्या, अथॉरिटी, सॉरी, अकाउंटेबिलिटी ऊपर जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऊपर जाएगा, अथॉरिटी नीचे आएगा। इसको ऐसे याद करो, पानी, पानी में कितना अथॉरिटी होता है, किसी को भी खा जाएगा, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते ना कि भैया एकदम धुआं छोड़ा दिया आज हमारा बॉस, एकदम एकदम एकदम, मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, एकदम वही, हाँ एकदम वही। कमेंट में मत लिखना हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम मारेंगे। धुआं छूट गया, धुआं छूट गया, तो धुआं ऊपर की ओर जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऊपर, मक्खन सर। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन है, एम्प्लॉय मैनेजर ज़्यादा वर्कलोड बढ़ल है तो काम बांट देगा, तो मैनेजमेंट अच्छा से होगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, कैसे, एम्प्लॉय मोटिवेटेड कैसे रहेगा सर, एम्प्लॉय बोलेगा बप्पा, मैनेजर हमको अपना काम दे रहा है, हम इस लायक हो गए हो, ऐसे।
फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बढ़ेगा। मैनेजमेंट हायरार्की, हायरार्की मतलब होता है टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, वर्कलोड घटेगा। और लास्ट में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पे काम होगा। मक्खन सर। अब उसका नेक्स्ट क्या है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, फिर शायद चैप्टर खत्म है। यस, लास्ट टॉपिक सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको इस ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया था। जब डिसीजन मेकिंग पावर कुछ लोगों के हाथ में रहता है, टॉप लोगों के हाथ में रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग पावर सबके हाथ में इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मेरा वर्ड ध्यान से सुनना, इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। देखो वही लिख रखा है। सेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप लेवल के हाथ में, यानी फ्यू हैंड्स के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये कीवर्ड एग्जाम में लिख के आना होगा। किस चीज़ का? इवन और सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन, अथॉरिटी का हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक्सटेंशन है डेलीगेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक्सटेंशन है डेलीगेशन का। ठीक है। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जो बड़ा दुकान है वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ मेयर, मेयर का मतलब होता है ओनली, मेरे मत पढ़ लेना, ओनली, मेयर मतलब ओनली। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि खाली हम अथॉरिटी ट्रांसफर किए, नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बहुत कुछ होता है। ये बेसिकली सेलेक्टिव डिस्पर्सल होता है अथॉरिटी का, कि तुम्हारे को इतना औकात देंगे, तुम्हारे को इतना औकात डिसीजन मेकिंग का। ये दिखाता है कि लोग कंपिटेंट है, कैपेबल हैं, कि हम उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉय, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सब में यूज होता है। डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज करता है नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर। क्यों? क्योंकि आपको कुछ काम दिया गया, जब तक उसका अथॉरिटी नहीं देंगे तो आप काम पूरा कैसे करोगे। टॉप मैनेजमेंट बहुत केयरफुली सेलेक्ट करता है उन डिसीजन को जो नीचे जाने, क्योंकि अगर औकात से ज़्यादा डिसीजन नीचे चला गया, डिसीजन लेने का पावर, तो पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। जैसे कि मान लो पटना बिहार में रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट है, उसके ब्रांच मैनेजर को इतना औकात है कि वो रिलायंस कंपनी का नाम बदल सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदल सकता है। वो तो अपना परिवार बैठा देगा। लेट्स मोहन है तो मोहन लिमिटेड कर देगा रिलायंस लिमिटेड को। समझ गए सर? देना है तो रिस्पेक्टफुली दो। अथॉरिटी, बदमाश। रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में क्या रिलेशन है? सर, डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंशन है डेलीगेशन का। डेलीगेशन में हम लोग सिर्फ अपने से नीचे वाले को काम देते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में सबको देते हैं। सेल्फ स्टडी कर लेना, सेल्फ स्टडी पढ़ लेना। सर आप स्क्रीन गंदा कर दिए, हटाइए ना प्लीज। ओ माय गॉड, लीजिए, हट गया। हैप्पी। चलो, अब डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, याद रखना। बस बच्चे, बस खत्म होने वाला है यार, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। मैं 3 घंटे से वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ पूरा, लेकिन करूँगा। मेरी मेहनत दिखती है, कुछ समझ आता है तो एक बार लाइक कर दो यार। लाइक एम रखते हैं इस वीडियो पे, लाइक एम रखते हैं शगुन का 11, 11 लाइक्स रखेंगे हम लोग, कि देखते हैं 11 लाइक हमारा आ सकता है कि नहीं। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है सर? इनिशिएटिव होगा, है ना, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव वाला नेचर डेवलप करेगा। कैसे सर? तुम नीचे वाले को अपना काम दे, नीचे वाला मतलब सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय को, है ना, तुमने अपने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया, तो इनिशिएटिव लेगा, खुद से बुद्धि लगाएगा। मैनेजरियल टैलेंट फ्यूचर के लिए आएगा। कल को तुम बुढ़े होवोगे, फिर तुम रिटायर हो जाओगे, तो कोई ना कोई तो मैनेजमेंट की सीट पे आएगा ना बाबू सोना। तो नीचे वाले लोग ही तो ऊपर आएंगे। मैं सबऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। क्विक डिसीजन मेकिंग, बार बार तुमसे पूछेगा नहीं फोन करके, हेलो मालिक, ऐसे नहीं पूछेगा बार बार। क्विक डिसीजन मेकिंग है, जल्दी जल्दी डिसीजन हो जाएगा, खुद से लेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा आराम रहेगा, ग्रोथ अच्छा होगा, कंट्रोल बेटर रहेगा, क्योंकि सब इफेक्टिव लोग हैं। और इनिशिएटिव क्रिएटिविटी वही ऊपर वाला। और यहाँ पर रहेगा सर इम्प्रूव्ड टीम वर्क, टीम वर्क बढ़ेगा। मैं चाहूँगा कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन आप खुद से पढ़ लो, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। पहले ही इसका पॉज करके पढ़ लो। मैं छोटा कर देता हूँ, पता नहीं मैं किस साइड से हटूंगा। लो, हो गया? आपने पॉज कर लिया होगा। सर हम लोग आपका स्माइल देखते रह गए थे। थु, 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 हट। अब डेलीगेशन, डेलीगेशन पे पढ़ लो। चलो, उम्मीद है आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। इसी के साथ हमारी चैप्टर खत्म हो गया है। कोई भूल चूक गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। और अब हम लोग कब मिलेंगे सर? अगले चैप्टर में मिलेंगे। और बस इसी तरीके से आपका सारा रिवीजन होगा। चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज चल रहा है पूरे चैनल पे।
11 12 दोनों क्लास के लिए, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, सब। ठीक है जी। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। आज का क्लास यहीं तक। अब हम लोग कब मिलेंगे? कल नहीं बोलूँगा, आप जब मन चाहो मुझे प्ले करो, जब मन चाहो मुझे पॉज़ करो। मैं आपकी मुट्ठी में हूँ, हाथों में हूँ, हाथों में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, दिल को अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।